हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कशन की थी जो बहुत बेसिक था डेटा स्ट्रक्चर का, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक भी देखेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, ताकि थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाए। कुछ चीज़ें देखेंगे और बाकी कुछ आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी, उसी में थोड़ा सा एडवांस आगे थोड़ा बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए सब्जेक्ट नया है, तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना बेटर रहेगा। और हम उतना ही कवर करेंगे जितना एग्ज़ाम रिलेटेड है। वैसे तो सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो लेकिन उतने का हमें नीड नहीं रहेगा। हमें जितना नीड रहेगा एग्ज़ाम पर्पज से, सिर्फ हम उतना ही पोर्शन डेटा स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे हमने कहा था, डेटा स्ट्रक्चर क्या था। ये एक ग्रुप था डेटा एलिमेंट्स का। अगर ये कहें थोड़ा सा, तो डेटा एलिमेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करता है एक एफिशिएंट वे स्टोर और जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, एफिशिएंट वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ओके, कुछ एग्जाम्पल की हमने बात की थी। एग्जाम्पल हमारे हो गए थे स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, और एरे, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो जो डेटा स्ट्रक्चर है वो जो जनरली कंप्यूटर साइंस में हर जगह यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? कंपाइलर डिजाइन में यूज करते हैं, कंपाइलर डिजाइन में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं, और ग्राफिक्स में यूज करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर का यूज भी कहाँ हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में ये अपना आप में सब्जेक्ट्स हैं। कंपाइलर डिजाइन एक अलग सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग सब्जेक्ट है। बट बस हम यहाँ ये जानना चाह रहे थे कि किस किस जगह डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस की एल्गोरिथम्स हैं, उनमें यूज होता रहता है। और यूज भी इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, बहुत इफिशिएंट वे है जिसको प्रोग्रामर यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, ताकि जो भी वो चीज़ डेवलप कर रहे हैं वो उसको अच्छे से मैनेज कर सके, क्योंकि उससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, और अगर आप देखें जो क्या है, किसी भी प्रोग्राम को अगर हम देखें तो क्या फंक्शन जनरली होते हैं, होते फंक्शन क्या है? स्टोर करना और रिट्रीव करना डेटा को, जो यूज़र का डेटा है, एज फास्ट एज पॉसिबल। तो हम यही देखते हैं कि कितनी फास्टली वो स्टोर कर पा रहा है डेटा को और रिट्रीव कर पा रहा है डेटा को। ठीक है, ये फास्ट होना चाहिए। तो इसी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें जब आगे हम बढ़ें तो थोड़ा सा इजी हमारे पोर्शन से रहे। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी सॉफ्टवेयर का। तो हमें ये चूज़ करना कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस प्रोग्राम के लिए यूज़ करना है, सबसे मुश्किल काम हमारा यही रहता है। किसी भी प्रोग्रामर के लिए सबसे मुश्किल काम ये है कि कौन से प्रोग्राम में हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें।
ठीक है, तो थोड़ा सा पहले टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं। तो एक वर्ड यूज होता है डेटा। अब डेटा क्या है? कोई भी जो एलिमेंट्री वैल्यू है, जो एलिमेंट्री वैल्यू है और या कलेक्शन है वैल्यूज का, या कलेक्शन है वैल्यूज का, ठीक है। अब एग्जाम्पल की हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि क्या चीज़ है। जैसे किसी स्टूडेंट का नेम हो गया, जैसे स्टूडेंट का कोई नेम, स्टूडेंट का नेम हो गया या उसका आईडी हो गया, ठीक है। तो ये डेटा है किसी स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट की बात करें या किसी एम्प्लॉय की बात करें, तो एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का जो उसका एम्प्लॉय कोड है, एचआर नंबर है, ठीक है। तो ये उसका डेटा हो गया है, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप कुछ तो स्टोर करेंगे उसमें। तो जो स्टोर करने वाले हैं, जो फीड करने वाले हैं, यानी जो एंड यूजर यूज करने वाला है उसे फीड करने के लिए, वो डेटा है, ठीक है। अब दूसरा फील्ड क्या आता है? एक है ग्रुप आइटम, ठीक है। अब क्या है, जो मेन डेटा हमारा हो गया, उसके अलावा जो उससे एसोसिएटेड डेटा है, ठीक है, वो उसके ग्रुप आइटम्स में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम जो भी क्या है, अगर हम कहें सबऑर्डिनेट डेटा, जो भी सबऑर्डिनेट डेटा है वो सारा कहलाएगा आपका ग्रुप आइटम। अब कैसे समझेंगे इसको? जैसे अभी हम स्टूडेंट की बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट के केस में आएगा फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ये उसका सबऑर्डिनेट डेटा है, ठीक है। मिडिल नेम हो गया, ये सबऑर्डिनेट डेटा है, ठीक है। अब और क्या आता है, और आप क्या सुनेंगे जब आप यूज करेंगे? आप यूज करेंगे रिकॉर्ड। तो ये क्या है? ये बेसिकली कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा आइटम्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा आइटम्स। अब जैसे ऐसे समझें कि अगर हम स्टूडेंट लेवल पे बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसका नेम, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, नेम, उसका एड्रेस, ठीक है, उसको कौन से कोर्स में है, ठीक है, उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो अगर इन सब को हम ग्रुप कर दें, अगर इन सब को हम ग्रुप कर दें, अगर हम वो जो ग्रुप कर दें, तो जो टोटल ग्रुप होगा, मतलब जो सारे आइटम्स का हमारा, जितने भी हमारे इंडिविजुअल आइटम हैं, उनका जो ग्रुप होगा वो हमारा रिकॉर्ड कहला जाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हमने एक जगह कलेक्ट कर ली, तो वो उस स्टूडेंट के का रिकॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको और भी बेटर समझ में आएंगी जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। ये भी थोड़ा वहाँ से लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। बाद में जब डिस्कशन करेंगे हम उस चीज़ के बारे में, तो वो भी हमारी चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अगली बात हम करते हैं फाइल की, ठीक है। अब फाइल क्या है? फाइल है कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऑफ वन टाइप एंटिटी, ठीक। अब कैसे?
अब देखिए ऐसा समझिए, अभी हम कैसे स्टूडेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हमने पहले बात क्या की, हमने कहा एक डेटा होगा, उसके बाद आइटम ग्रुप आइटम्स बनेंगे, ठीक है, फिर रिकॉर्ड बनेगा और फिर फाइल होगा। अब मान लो क्लास है, किस एक क्लास की बात कर लेते हैं। लेट सपोज कि ओके, जीटीओ का बैच बना है आपका, लेट सपोज बैच ए, या जनरली बैच नंबर कह सकते हैं, लेट सपोज बैच नंबर 55, ठीक है। तो जब हमने रिकॉर्ड की बात की तो स्टूडेंट का हमने वेरियस डेटा लिया कि उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कोर्स क्या है, मार्क्स कितने हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए इस 55 बैच में 20 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। तो इन 20 स्टूडेंट्स का वो रिकॉर्ड मीन्स एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड हो गया। इस तरह से 20 स्टूडेंट्स का जब हम रिकॉर्ड एक साथ कंपाइल कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, तो एक फाइल बना लेंगे, ठीक है। तो एक बन जाएगी फाइल, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ये बैच 55 की फाइल है। तो उसमें उसके स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बहुत रिलेटेबल है लाइव एग्जाम्पल से, इसीलिए आपको इतने आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स और एंटिटी, ठीक है। बात करते हैं एंटिटी की। तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट क्लास ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट कंटेन्स various attributes, each attribute represents particular entity, particular property of entity, ओके। होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत इजी सा है, इसीलिए मैंने थोड़ा लिख भी दिया ताकि आप नोट्स भी बना पाएँ, ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है जब आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे आप नोट्स से ही आप रिवाइज कर पाते हैं, और एक अच्छी हैबिट भी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक चीज़ आती है फील्ड। हम थोड़ा सा ये बेसिक टर्मिनोलॉजी इसलिए समझ रहे हैं कि आगे कोई चीज़ हम बोलेंगे तो ऐसा नहीं हो कि समझ ही ना आएगी कि बात क्या चल रही है, ठीक है। फील्ड क्या है? फील्ड है सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग द एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। सिंगल एलिमेंट है जो एक रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रीब्यूट किसी एंटिटी का, ठीक है। जिससे क्या हो गया, अगर कहें जैसे एक फॉर्म है, अगर उसमें एक कॉलम है डेट ऑफ बर्थ का, तो वो एक फील्ड है, ठीक है, ओके। अब हमें नीड क्यों पड़ी डेटा स्ट्रक्चर की, थोड़ा सा नीड के बारे में समझ लेते हैं कि ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इतनी सारी चीज़ें हम पहले से यूज़ कर रहे थे, तो डेटा स्ट्रक्चर की नीड ही हमें क्यों पड़ी, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे जैसे कोई कोई भी जो एप्लीकेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस कब कब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जब उसको ज़्यादा डेटा हम देते हैं। मतलब अगर
उसमें डेटा का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब ऐसा होगा तो कुछ प्रॉब्लम आएंगे। पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। अगर बात करें, वो रिलेटेड है प्रोसेसर स्पीड से। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो हाई अमाउंट ऑफ डेटा है, जो उसको हैंडल करने के लिए या हाई स्पीड प्रोसेसिंग ही रिक्वायर होती है। मतलब अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको एनालाइज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जैसे 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 फाइलें बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो प्रोसेसर हो सकता है फेल हो जाए डील करने के लिए उतना अमाउंट ऑफ डेटा। तो अगर आप देखेंगे कि पहले हम क्या यूज़ करते थे, पहले पेंटियम 1 आता था, पहले पेंटियम 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। ठीक है, अभी इंटेल की सीरीज चल रही है। ठीक है, उसमें भी कोर i3 हो गया, कोर i5 हो गया, कोर i7 हो गया। ये सब क्यों है? क्योंकि उतना ही हमें डेटा प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ता चला गया, हमें हाई जो स्पीड है प्रोसेसर उसकी नीड होती चली गई। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली बात है डेटा सर्च करना। ठीक है, डेटा सर्च करना। अब सोचिए बहुत ज़्यादा आइटम हमारे हैं, या इन्वेंट्री का साइज हमारा बहुत बड़ा है किसी स्टोर में। ठीक है, सपोज कीजिए 1000 आइटम है। ठीक है, तो होगा क्या, हमारा जो एप्लीकेशन होगा उसको पर्टिकुलर, मान लो कोई आइटम हमें सर्च करना है। ठीक है, तो उतने बार उसे वो एंटिटी, उस पूरा रिकॉर्ड छानने के लिए 1000 बार उसको आइटरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो सर्च का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। लेट सपोज हमारे स्टोर में हमें मॉडम ढूंढना है। अगर मुझे मॉडम सर्च करना है और मॉडम भी पर्टिकुलर कंपनी का सर्च करना है, लेट सपोज नोकिया सीमेंस का मुझे मॉडम करना है, या हनीवेल का मेरे पास कोई मॉडम है वो मुझे सर्च करना है, तो मैं सिस्टम में डालूंगा कि ये मुझे रिक्वायर्ड है। अब 1000 अगर आइटम है तो 1000 आइटम वो पूरी लिस्ट को सर्च करेगा, उसमें जहां वो आइटम मिलेगा फिर वो मुझे देगा। मतलब 1000 बार उसको आइट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर मेरा प्रोसेसर फास्ट नहीं है, वो उतना लोड नहीं ले सकता है, तो वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा सर्च से भी एक हमारा रीजन है। अब लेट सपोज कोई सर्वर है, या एक तीसरी बात करते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट की। ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट। अब ऐसा समझिए एक कॉमन डेटाबेस हमारा बना हुआ है। ठीक है, जहाँ हजारों यूजर उस डेटा को एक साथ वेब सर्वर पर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो उतने बड़े सर्च को सक्सेसफुल करने के लिए हमें क्या, एक बहुत बड़े प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे हम अपना ऑफिस की वेबसाइट अगर सर्च कर रहे हैं, लेट सपोज कोई चीज़ सर्च है, या कोई एक साथ कोई चीज़ें हो रही हैं, तो अगर एक साथ सभी लोग करने लगेंगे तो मल्टीपल रिक्वेस्ट हो जाएंगी। अब इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड हो, किसमें, डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इस तरह से कि सारे जितने भी आइटम है उसमें, वो सारे के सारे मुझे सर्च ना करने पड़े, और जो मुझे सर्च किया हुआ डेटा है, जो रिक्वायर्ड डेटा है, वो इंस्टेंटली मिल जाए। इसका मतलब अगर देखा जाए तो मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसने क्या किया, जो डेटा स्ट्रक्चर है उसने क्या किया, उसने मेरा प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम कर दिया। 100% सॉल्व नहीं हुआ, पर काफ़ी हद तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है।
काफ़ी हद तक। कैसे? कि जो भी मुझे डेटा था, जो भी मैंने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना था, ठीक है, वो जब मुझे ज़रूरत है तो मुझे हर आइटम को सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो भी मैं डेटा सर्च करूँगा वो इंस्टेंटली मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा? जब हम डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि जो डेटा मुझे चाहिए था वो एकदम मिल गया। एक एग्जांपल थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए एरे है, ठीक है, ये एक एरे है, ठीक। अब इसमें आइटम्स मेरे थे, तो जब मैंने ऑर्गेनाइज किया इसको, जब मैंने इसमें आइटम ऑर्गेनाइज किए, एक बार एंट्री हो गई है तो मैंने इसको शॉर्ट कर लिया है। अभी ऑपरेशंस आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा शॉर्ट कैसे कर लिया है मैंने। मैंने असेंडिंग से डिसेंडिंग की, मतलब स्मॉलर टू लार्जर, अगर नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से कर लिया है। तो मुझे पता है कि मेरा आइटम कहाँ मिलने वाला है। लेट सपोज 1 2 3 4 5 इस तरह से अरेंज हो गए हैं। तो अगर मुझे 3 सर्च करना है तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा और 3 को सर्च कर लूंगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं ये सिक्वेंशियली नंबर हो, नंबर रैंडम भी हो सकते हैं। हो सकता है ये 1 हो और ये 8 हो, इसके बाद ये 13 हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं। अब लेट तो लेकिन एक आइट्रेशन से मुझे पता लग जाएगा कि मेरा नंबर कहाँ है। आगे हम वो पढ़ेंगे जिसमें कई बार हम हाफ में आइट्रेशन करके देख लेते हैं कि हाफ नंबर अगर शॉर्टेड एरे है, मैंने हाफ में जाके पता कर लिया कि आधा नंबर मतलब बीच में, सबसे बीच में नंबर क्या है, तो लास्ट वाले में सर्च नहीं करूंगा, मेरा पहला हो गया। उसी तरह से हाफ हाफ का हम डिवीजन करते जाएंगे तो हम एक पर्टिकुलर जगह, मतलब कम आइट्रेशन में हम आपका डेटा सर्च कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम नॉर्मल, अगर ये 1 to 100 है और मुझे 100 अगर ये शॉर्टेड नहीं है तो मुझे हर आइटम को चेक करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड है वही मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बार मैंने ऑपरेशन लगा दिया है शॉर्टिंग का, मैंने इसको शॉर्ट कर लिया है, स्मॉलर टू लार्जर मैंने अरेंज कर लिए हैं, तो मेरा ऑपरेशन ईजी हो गया। मैंने पहले हाफ में देख लिया, तो अगर वो इस हाफ में है तो केवल फिर वापस से मैं इधर सर्च करना शुरू कर दूंगा, ये मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब सपोज कि इसमें भी मैंने क्या किया, फिर से हाफ देख लिया, तो अगर ये इस पोर्शन में है तो मैं इसको छोड़ के केवल इसके और इसके बीच में सर्च करूंगा। तो मेरा नंबर ऑफ आइट्रेशन का मतलब मुझे मुझे ढूंढने में समय लगा, या जो मैंने क्वेरी रेज की वो उसमें मुझे कम समय लगा, ठीक है। तो ये इस चीज को अचीव करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, ताकि वो चीजें कम हो जाए और हमारा हमारा जो भी प्रोग्राम है वो फास्ट हो, ठीक है। जो इसका एम है वो यही है कि जो मेरा प्रोग्राम बना रहे हैं प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं वो फास्ट हो, ठीक है। ओके, होप आपको ये थोड़ा समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले भी हमने देखे थे, अभी थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं, एक दो चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। फायदे क्या क्या है? पहला, एफिशिएंसी, ठीक है। अब जिस किसी भी प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पर। मीन्स हमने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उस प्रोग्राम के लिए चूज किया है, ठीक है। अब एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, सपोज कीजिए कि हमें कोई डेटा, हमारे पास कोई डेटा है और हमें एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए कुछ सर्च परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हमने सपोज कीजिए एरे यूज किया, तो हम सिक्वेंशियली जा सकते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट, ठीक है। तो हो सकता है यहां पर एरे यूज करना एफिशिएंट ना हो, तो बेटर डेटा स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है हम बाइनरी सर्च ट्री यूज करें या हैश टेबल्स यूज करें, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर यूज के लिए एरे सुटेबल ना हो, एरे मेरा सुटेबल ना हो, और वहीं पे मेरा बाइनरी ट्री मेरा सुटेबल हो जाए,
ठीक है, तो जो भी उस प्रोग्राम की एफिशिएंसी होगी वो मेरे चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी। ठीक है दोस्तों। दूसरा है रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो जो डेटा स्ट्रक्चर हैं वो रीयूजेबल होते हैं। एक बार हमने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को, तो हम उसको दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमने हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर को कंपाइल कर करके एक लाइब्रेरी बना ली हो, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में हमारा यूज भी हो सकता है। तो हो सकता है हमने एक लाइब्रेरी भी बना ली। कई बार आपने देखा होगा प्रोग्राम में हम लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लाइब्रेरी फाइल है क्या, वो भी एक प्रोग्राम है, बट वो कॉमन प्रोग्राम हो गए जो हर जगह यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी रीयूजेबिलिटी है कि आपने एक बार वो प्रोग्राम लिख लिया, एक पर्टिकुलर कोड आपने लिख लिया, और आप उससे अलग अलग जब भी आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो उसको इंपोर्ट कर ले रहे हैं, मतलब उसको दोबारा से यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रीयूजेबिलिटी भी हम करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब तीसरा हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन का। जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो जो डेटा स्ट्रक्चर है जो स्पेसिफाई किसी एडिटी के द्वारा है, वो प्रोवाइड करता है एक एब्स्ट्रैक्शन का लेवल। इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट प्रोग्राम है वो डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है इंटरफेस के थ्रू। उसको नहीं पता है कि अंदर किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें तो लेट्स सी अटेंडेंस सिस्टम। अगर हम बात करें अटेंडेंस सिस्टम की, ठीक है, तो हो क्या रहा है, आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया, आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया, ठीक है, और आपने ओटीपी मंगाया, फिर आपने ओटीपी डाला और आपका सक्सेसफुल हो गया, मार्क हो गया अटेंडेंस। तो आपको पता है कि जो वो मोबाइल नंबर आपने डाला उसके पीछे क्या क्या प्रोग्रामिंग यूज हुई है? नहीं। ठीक है, या किस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ? नहीं। तो यूजर को तो बस ये पता है कि मोबाइल नंबर डालना है और काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन, कि आप जो क्लाइंट इंटरफेस है, जो आपका यूजर इंटरफेस है, उस पे तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि बैकएंड में क्या क्वेरी है, चल क्या रहा है, या उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए एक रफ एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक जगह यूज हो, एक आसानी से हम, ताकि आसानी से हमारा आप समझ सकें, जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत आसान भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर हो गया है। इसमें भी हम दो तरह से यूज करेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डीएस मीन्स डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रिमिटिव भी आगे फिर डिवाइड हो जाता है फर्दर। प्रिमिटिव भी डिवाइड हो गया है, सॉरी, नॉन प्रिमिटिव डिवाइड हो गया है, क्योंकि ये डीएस है दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये भी डिवाइड होता जा रहा है। ये हो गया है लीनियर और नॉन लीनियर में, लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, अब दोस्तों इसमें भी डिवीजन है, लीनियर नॉन लीनियर में भी डिवीजन है। तो लीनियर की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया है स्टैटिक और ये हो गया है डायनामिक में।
ठीक है। अब स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक में हो गया है एरे। ठीक है। यहीं अगर हम डायनामिक की बात करें, दोस्तों ये याद रखना थोड़ा अभी ज़रूरी इसलिए है कि जब हम आगे पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन क्या है। ठीक है। डायनामिक में हो गया है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ठीक है। आगे ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे हमने कुछ पुराने लेक्चर्स में डिस्कशन किया हुआ है इन चीज़ों का, अगर आप काफ़ी पुराने जो हमारे लेक्चर हैं वो देखेंगे। बट यहाँ हम नए सिरे से चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक भी समझ आए। ठीक है, कि पीछे क्या चल रहा है जो हमने वहाँ पर डिस्कशन किया है। आप वो लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा जब ये लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे एंड हो जाएगी, जो हमारे पुराने लेक्चर हैं। ठीक है। तो आप और ज़्यादा उनको समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। हो सकता है आपने पहले देखे हो तो उनको उतना नहीं रिलेट कर पाए हो, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी जब तक नहीं पता होती है आपको तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से आपको रटना टाइप हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम समझाएं ताकि आप चीज़ें और बेहतर हो सकें। ठीक है। अब देखिए नॉन लीनियर हम डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर आता है ट्री और यहाँ पर आता है ग्राफ। तो दोस्तों ये टोटल डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन है जो हम कवर भी कर लेंगे। ठीक है। और इसमें वो पार्ट कवर करेंगे केवल, जैसे लिंक लिस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा है, स्टैक अपने आप में बहुत बड़ा है, क्यू अपने आप में बहुत बड़ा है, ट्री बहुत बड़ा है, ग्राफ बहुत बड़ा है, एरे भी खुद अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन हमें उतना रिक्वायरमेंट नहीं है जितना हमारे एग्जाम पर्पज से रिक्वायर होगा। एरे में भी, लिंक लिस्ट में भी, स्टैक में भी, क्यू, ट्री और ग्राफ में। तो वो चीज़ें ही हम केवल कवर करेंगे, बहुत हाई लेवल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड मिल सके। ठीक है। बाद में किसी का इंटरेस्ट होगा तो हम एक्सटेंड भी कर देंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो, पर अभी के लिए हम केवल उतना ही कवर करेंगे जितना एग्ज़ाम रिलेटेड हमारा पोर्शन है। ठीक है, तो आप बने रहिए, देखते रहिए और सिक्वेंशली देखिए तो इजी होगा आपको समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। अब पहले बात करते हैं थोड़ा सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर लीनियर क्यों कहलाता है? वो इसलिए कहता है अगर उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो लीनियर ऑर्डर में अरेंज हो। किस किस तरह से? लीनियर ऑर्डर में, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जितने भी एलिमेंट है वो लीनियर ऑर्डर में होंगे। ठीक है। अब अगर नॉन लीनियर होगा तो वो, सॉरी, अगर लीनियर होगा तो नॉन हिरार्किकल होगा, मतलब उसमें हायरार्की नहीं होगी। ठीक है, उसमें हायरार्की नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी एलिमेंट स्टोर होगा नॉन हिरार्किकल वे में, ठीक है, जहां हर एक एलिमेंट का एक सक्सेसर एंड एक प्रेडिसेसर होगा, केवल पहले और लास्ट को छोड़कर। ठीक है, केवल पहले और लास्ट को छोड़कर, मतलब उसमें वैसे कोई हायरार्की नहीं होगी। अगर हायरार्की आ जाएगी, हायरार्की आ जाएगी तो वो नॉन लीनियर में चला जाएगा, तो यहाँ नॉन हायरार्किकल होगा। ठीक है। अब जैसे हमने देखा लीनियर में हम अगर गए तो स्टैटिक और डायनामिक की बात हो गई हम। ठीक है, तो स्टैटिक में कौन सा है? एरे है। तो एरे देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा देखेंगे, बाकी एरे
थोड़ा सा और डिटेल में भी हम पढ़ेंगे जितना हमारा रिक्वायर्ड है, बट यहाँ एटलीस्ट जब आप एरे का नाम सुन रहे हैं तो कम से कम आपको बेसिक आइडिया दे दिया जाए कि एरे है क्या। ठीक है, और इससे जब आप आगे के लेक्चर में एरे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता होगा, तो वहाँ पे और ज़्यादा समझ आएगा। तो एरे क्या है? एरे है एक कलेक्शन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स एंड ईच डेटा आइटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द एरे। थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ध्यान रखिएगा जो वर्ड मैंने अभी लिखा है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एंड ईच डेटा item is called an element of the array। ठीक है, आप साथ साथ लिखते भी रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो हमारा कीवर्ड हो गया है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब डेटा टाइप जो है एलिमेंट का, ठीक है, वो एक वैलिड डेटा टाइप होना चाहिए, लाइक कैरेक्ट, CHAR हम यूज़ करते हैं, कैर। ठीक है, या इंटीजर यूज़ करते हैं, कैर मतलब कैरेक्टर। ठीक है, फ्लोट हो गया है, डबल हो गया है, तो ये टाइप है, ये डेटा टाइप है। ठीक है, अब जैसे सिमिलर क्वांटिटी की हम बात करें, अगर किसी का हम कह रहे हैं कि एक एरे है जो एज का एरे है, मतलब हमने एरे की अगर बात की, एक एरे है जो एज के बारे में हमारा बता रहा है। ठीक है, लेट सपोज इसमें 100 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई एज 0 से बढ़ते जाएंगे एज 99। ठीक है, और जो ये हैं, जैसे इसके बाद आएगा एज 1, इस तरह से हम थोड़ा सा लिखते हैं, तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो गए हैं, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो गए, और जो पूरा कलेक्शन है वो आपका 100 का, आप एक का आपने एज का एरे बना लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा, बाकी आगे डिटेल में भी थोड़ा सा हम समझेंगे एरे को। ठीक है, तो कोशिश यही है कि आपको एटलीस्ट यहाँ पे जो भी हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसका आइडिया हो जाए। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा लिंक लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जो यूज हो रहा है एक लिस्ट मेंटेन करने के लिए मेमोरी में। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में कहें तो लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which is used to maintain a list in the memory. It can be seen as a collection of nodes stored at non-contiguous memory location। अब ऐसा समझिए, कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि जो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमने कलेक्शन लिया है नोड का। ठीक है, जो खुद अपने आप में किसी मतलब नॉन कॉन्टिगियस मेमोरी पर, लोकेशंस पर स्टोर्ड है, बट वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं तो आपको बेटर समझ आएगा। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which is used to maintain a list in the memory
it can be seen as the collection of nodes stored at non-contiguous memory location। ठीक है, होप आपको ये बात समझ आई होगी। और अभी आपके हम थोड़ा सा समझाएंगे भी इसको। अब यहाँ जो भी नोड होगा, जो भी लिस्ट का नोड होगा, वो एक पॉइंटर से जुड़ा होगा। ठीक, पहले आप इसको लिख लीजिए और समझाएंगे हम इसको, क्या मतलब है इसका थोड़ा सा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको। बेसिकली है क्या, किसी भी लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक डेटा और एक लिंक। इस तरह से ये सिंगल नोड हो गई, डेटा लिंक। ठीक है, इस तरह से बनता रहता है। तो होता क्या है कि जो ये लिंक है, इस लिंक का मतलब ये है कि ये इससे अटैच होगा, इस नोड से अटैच होगा। तो अगर लेट सपोज इसका एड्रेस है 100, अब इसका एड्रेस है 105, तो यहाँ पर जो स्टोर होगा वो पॉइंटर इस एड्रेस को पॉइंट करेगा 105 को। ठीक है, तो इस तरह से ये हम इसमें कनेक्शन होता है। तो एक पर्टिकुलर नोड होती है, जैसे ये 100 मेमोरी लोकेशन पे है और ये 105 मेमोरी लोकेशन पे है, तो ये कंटिन्यूस तो नहीं है। कंटिन्यूस कब होता, कंटिन्यूस तब होता कि ये 100 पे हो और ये फिर 101 पे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये 105 पे है, बट हम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। उसके लिए हमने एक पॉइंटर लिया है, ठीक है, जो पॉइंट कर रहा है मेरा अगले नोड को। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। तो यही जो हमने पीछे लिखा है, यही वो कहना चाह रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये बात। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्या था हमारा, अगला है स्टैक। ठीक है, स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो इंसर्शन होगा और डिलीशन होगा वो केवल एक ही एंड पर होता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लिख लेते हैं ताकि आपको, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which insertion and deletions are allowed at one end। और उस एंड को क्या बोलते हैं, उस एंड को बोलते हैं टॉप। ठीक है, अब इसको स्टैक एक्चुअल में कहते क्यों हैं, इसको स्टैक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रियल वर्ल्ड में स्टैक है ये उसी की तरह बिहेव करता है। अब आपने रियल वर्ल्ड में स्टैक तो देखे ही होंगे। ठीक है, नहीं समझ पा रहे, चलिए थोड़ा सा हम इसका आइडिया दे देते हैं आपको। देखिए, जैसे आप कहीं गए या आपने एक प्लेट लिया, और अब क्या करें, इस प्लेट के आप ऊपर एक और प्लेट रखते जाएं, 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 तो किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, कि आपने एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, दूसरे के ऊपर तीसरा आप रखते चले गए, तो बेसिकली ये स्टैक बन गया है, ये पाइल बन गया है, एक पाइल ऑफ
मतलब प्लेट का एक पाइल, यानी एक इकट्ठा, एक मतलब एक आपने एक के ऊपर एक इकट्ठा कर लिया, तो बेसिकली यही स्टैक कहलाता है। अब इसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, उस ऑब्जर्व करेंगे जैसे आप कहीं खाना खाने जाते हैं जहाँ पे आपका ऑलरेडी स्टैक बना हुआ है प्लेट्स का, तो आप क्या करते हैं, ऊपर से प्लेट लेना शुरू करते हैं। पहले ये वाला जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला जाएगा, इसके बाद ये वाला जाएगा। और जब आप इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो होगा क्या, पहले आप ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, इस तरह से पाइल अप करेंगे। तो यहाँ पर स्टैक क्या कहता है कि जो भी मेरा लास्ट में आया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जो मेरा लास्ट में चीज आई है वो पहले चली जाएगी। तो यही इसका प्रिंसिपल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है आपको बहुत बेसिक चीज में समझाने की। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्यू। ये चीजें हम दोबारा भी देखेंगे, स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, एरे हो गया, वहाँ थोड़ा और फिर डिटेल में जाएंगे। ठीक है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे इंसर्ट होगा एलिमेंट, कैसे डिलीट होगा, वो चीज़ें भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बेसिक आइडिया इसलिए दे दे रहे हैं इसकी, जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। आपको ऑलरेडी कुछ आइडिया होगा, कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, तो उनका एडवांसमेंट वहाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये आइडिया दे रहे हैं। और कई बार क्वेश्चन बहुत बेसिक से भी बन जाता है, जैसे जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो मैंने बताया लीफो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी कई बार बच जाती हैं। ठीक है, अब क्यू की हम बात कर लेते हैं। क्यू क्या है, क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहाँ एलिमेंट एक एंड पर इंसर्ट होता है, ठीक है, जिसको हम रियर एंड कहते हैं, और दूसरे एंड पर डिलीट होता है, जिसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, जब पढ़ेंगे तो फिर आसानी भी हो जाएगी। तो बेसिकली क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which elements can be inserted only at one end, called rear, R-E-A-R, rear, and deleted only at other end, called front, called front। तो दोस्तों क्यू में दो एंड होंगे, एक रियर एंड और एक फ्रंट एंड। ठीक है, तो ये भी स्टैक की तरह सिमिलर है, बट यहाँ ये दोनों साइड ओपन है। ठीक है, वहां पे वो केवल वन साइड ओपन था, यहाँ पर ये दोनों साइड ओपन है। और यहाँ पर ये इसीलिए प्रिंसिपल फॉलो करता है फीफो का। पहले आप समझ लीजिए, थोड़ा सा समझाते हैं इसको। ठीक है, अब क्यू क्या है बेसिकली, क्यू ये है, इस तरह से मैंने एक क्यू बनाया हुआ है। अब होगा क्या, यहाँ से हम इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने एंड को बोला रियर एंड। ठीक है, तो लेट सपोज 1 2 3 4 मैंने ये डेटा इसमें डाल लिया। तो जब मुझे अभी डेटा चाहिएगा तो मैं यहाँ से लूँगा। ठीक है, यहाँ से मेरा डिलीट होगा। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ फ्रंट एंड। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो अगर आप क्या देख रहे हैं, जब आप इंसर्ट करेंगे तो पहले 4 आएगा, यहाँ पर इस प्लेस पर इस तरह से होगा, आप समझिए ये अभी खाली पड़ा है। तो जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो पहले 4 आया। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन होगा तो 4 मेरा यहाँ आ जाएगा,
और यहाँ मेरा 3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन मेरा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4, ये 3, ये 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइट्रेशन मेरा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर आइटम मैंने डाला 4, यहाँ डाला मैंने 3, यहाँ डाला मैंने 2 और यहाँ डाला 1। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट। जब मैंने किया, जब मैंने डिलीट करना शुरू किया तो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी भरा हुआ है, तो यहाँ से मैंने 4 ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा, 3 2 1 और ये एक एम्प्टी। ठीक है, अब मैंने 3 ले लिया है, यहाँ मेरा 2 आ जाएगा, 1, ये दोनों एम्प्टी हो जाएंगे। अब मैंने 2 ले लिया है तो यहाँ केवल 1 बच जाएगा, फिर मैं 1 भी ले लूँगा तो ये कंप्लीट एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा। इस चीज़ को हम थोड़ा बाद में भी दोबारा डिस्कशन करेंगे, ताकि आप और चीज़ें भी थोड़ा सा बेहतर समझ पाएँ। तो उसमें और चीज़ें हम पढ़ेंगे, किस किस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ भी एडवांस नहीं जाएंगे, स्टिक टू एग्ज़ाम। ठीक है, जितना एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो डज नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा। वहां क्या हो रहा था, एक चीज दूसरे से लिंक्ड थी, मतलब हमें पता था कि कहाँ है दूसरा सीक्वेंस, पर्टिकुलर प्रॉपर लिंकेज था वहां पर। ठीक है, जो डेटा आइटम्स थे वो केवल एक ही लेवल था, उनका कोई अलग सेपरेट लेवल नहीं था। ठीक है, सेम लेवल पर थे सारे। और वहां 1 to 1 रिलेशन था, मतलब एक एलिमेंट केवल एक से जुड़ा था। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, ईच एलिमेंट और आइटम कह सकते हैं, एलिमेंट कह लें आइटम कह लें, इज कनेक्टेड विद 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और मोर अदर एलिमेंट्स। ठीक है, 2 और मोर अदर आइटम्स और एलिमेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा अप्रोप्रिएट होगा कहना। ठीक है, तो यहाँ सीक्वेंस नहीं बनेगा कोई भी। तो जैसा कि हमने बात की थी कि अगर आपको याद हो, जब हम कभी क्लासिफिकेशन डिस्कशन कर रहे थे, तो एक था हमारा ट्री, तो ट्री की हम बात करेंगे। ठीक है, ये टाइप ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में था वहाँ पे। ठीक है, तो ट्री क्या है, एक मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ हायरार्किकल रिलेशनशिप है। ठीक है, जो नोड्स हैं उनके बीच में है, जो भी एलिमेंट्स हैं जिन उनको, यहाँ पर एलिमेंट्स को नोड्स कहते हैं हम। ठीक है, तो उन नोड्स के बीच में क्या होगा, एक हायरार्की बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ जीएम हो गया, डीजीएम हो गया, एजीएम हो गया। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे यहाँ इस तरह की हायरार्की बनी हुई होती है, तो उस तरह का सिस्टम ट्री सिस्टम कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लिख लेते हैं, इजी भी रहेगा समझने में बाद में आपको, जब आप रिवाइज भी करेंगे। ट्रीज आर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर with a hierarchical relationship among its elements
इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? नॉन एज नोड्स। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से समझिए कि एक ये नोड है पेरेंट नोड, इसका फिर दो नोड हो गई, ठीक है, और चीज़ें ऐड होती चली गई, जरूरी नहीं हर बार दो हों, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको बोलते हैं रूट नोड, ठीक है, और जहाँ एंड हो रहा है इसको बोलते हैं लीफ नोड, ठीक है। जो बॉटम मोस्ट नोड होगा हायरार्की का उसको लीफ नोड बोलेंगे, और जो टॉप मोस्ट नोड होगा उसको रूट नोड बोलेंगे। तो जो भी हर एक नोड होगा वो पॉइंटर रखता है, जो पॉइंट करता है उसके एडजेसेंट नोड को, ठीक है। एक तरह का ये तरह का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बात और समझ लें, थोड़ा सा यहाँ यहीं डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी नोड होगी ट्री में वो एक से ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे उसके, केवल कौन सी नोड को छोड़कर? लीफ नोड को, यानी लास्ट नोड को छोड़ के। देखिए इसके पास कोई नीचे नहीं है, तो अगर इसको छोड़ दें, लीफ नोड को छोड़ दें, तो हर एक के पास एक से ज़्यादा नोड कनेक्टेड होंगे, ठीक है। क्लियर है? और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी नोड होगा उसके पास एक एटलीस्ट कम से कम एक पेरेंट तो होगा, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन हो जाएगा, रूट नोड। अगर रूट नोड की बात करें तो इसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए बाकी सारे रूट के अपने अपने पेरेंट है, इसका पेरेंट ये हो गया, इसका पेरेंट ये हो गया, इसका पेरेंट ये हो गया, ठीक है। क्लियर है? आप समझे? इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करके बनाया, एक्चुअल में ये यहीं बनेगा रूट नोड, ठीक है। इसको थोड़ा अलग इसीलिए दिखाया। तो यहाँ पर रूट नोड नॉट हैव पेरेंट। क्लियर है? ये आप थोड़ा सा लिख लीजिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में इस चीज़ को पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किस नोड का पेरेंट नहीं होता, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं ईच नोड हैव एट मोस्ट वन पेरेंट एक्सेप्ट डैश नोड, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन आपको दिया जाता है रूट नोड, लीफ नोड, और कोई दो तीन नाम डाल देंगे उसके बीच में, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि रूट नोड का ही पेरेंट नहीं होता है तो आप वहाँ पे आसानी से टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। या फिर आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है ईच नोड इन ट्री कैन हैव मोर देन वन चिल्ड्रन एक्सेप्ट लीफ नोड। तो लीफ नोड हैव नो चाइल्ड, नो चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की जो यहाँ पर कवर हो सकते हैं बहुत बेसिक चीज़ पे, वो भी आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे या जो हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन करे हैं, आप वहाँ जाएंगे तो हमने वहाँ कुछ चीज़ें डिस्कशन की हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी बन सकती थी वो मैंने आपको बता दिया। मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी सकता है और कुछ एग्जाम्स में पूछा भी जाता है इस तरह की चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है ईच नोड, अच्छा अगर आप कहें तो मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा समझने के लिए। ईच नोड in the tree can have more than one children except the dash nodes, ठीक। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, ठीक है। तो अगर आपने बेसिक पढ़ा है तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है तुक्का मारने का, ठीक है, ठीक है दोस्तों।
तो हमने डिस्कशन कर लिया कि लीफ नोड पर हमारा चाइल्ड नहीं होता है। इसी तरह से सेम क्वेश्चन बन जाएगा, ईच नोड हैव एट मोस्ट वन पेरेंट एक्सेप्ट डैश नोड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्ट रूट नोड। ठीक है, अब जो ट्री है वो कई कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकते हैं, जो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हमने बेसिक चीज देख ली कि ट्री हमारा क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं ग्राफ क्या है। ठीक है, ग्राफ क्या है? ग्राफ क्या है? एक तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लिंक के द्वारा। ठीक है, जिनको हम एजेस कहते हैं। तो जो ग्राफ है वो ट्री से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ग्राफ के अंदर आपको साइकिल्स भी मिल सकते हैं, जबकि ट्री के अंदर साइकिल्स वगैरह नहीं होते। तो अब इसको थोड़ा सा हम लिख भी लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन pictorial representation of the set of elements represented by vertices connected by the links known as edges। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम समझेंगे ग्राफ डिटेल में क्या है। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब सम ऑपरेशंस की हम बात कर लेते हैं, शॉर्ट में बात करेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? ट्रैवर्सिंग, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? इंसर्शन, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? डिलीशन। चौथा सर्चिंग। पांचवा शॉर्टिंग। सिक्स अगर बात करें मर्जिंग। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर को क्योंकि वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। ट्रैवर्स करने का मतलब है डेटा स्ट्रक्चर को कि हम विजिट कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम परफॉर्म करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन। किस तरह के ऑपरेशन? जैसे सर्च करना है या शॉर्ट करना है। तो जो भी आइटरेशन हमारा हो रहा है पर्टिकुलर जो हम विजिट कर रहे हैं, ठीक है, जो एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं वो ट्रैवर्सिंग कहलाता है। क्लियर है? इंसर्शन का मतलब आप क्लियर समझ गए कि हमें ऐड करना है एलिमेंट को डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो अगर डेटा स्ट्रक्चर का साइज n है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है,
अगर डेटा स्ट्रक्चर का साइज n है, n साइज है, तो n-1 डेटा एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से डिलीशन का मतलब है हम रिमूव कर रहे हैं कि कोई डेटा एलिमेंट हमें वहां से रिमूव करना है। ठीक है, और हम किसी रैंडम लोकेशन से भी हम हटा सकते हैं डेटा। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में ही मतलब पहले पहला हटेगा, फिर दूसरा हटेगा, फिर तीसरा हटेगा। हम कहीं भी जाके हटा सकते हैं। ऑपरेशन हम वहां पर जाएंगे, सर्च करेंगे, उस एलिमेंट को हटा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ऑलरेडी वो खाली है, हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं, ऑलरेडी वो खाली है, तो उस केस में उसको बोलेंगे अंडरफ्लो प्रोसेस। ठीक है, सर्च करने का मतलब आप सीधा किसी एलिमेंट को पर्टिकुलरली सर्च कर रहे हैं तो उसको सर्चिंग कह देंगे। यहाँ पर हम एल्गोरिथम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे लीनियर सर्च हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, जो हम थोड़ा बाद में भी डिस्कशन करेंगे। इसी तरह शॉर्टिंग की बात करें, शॉर्ट का मतलब आप अरेंज कर रहे हैं उसको स्पेसिफिक ऑर्डर में, उसको हम शॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत सारा एल्गोरिथम है, उसमें से एक दो हम डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट हो गया, सिलेक्शन शॉर्ट हो गया, बबल शॉर्ट हो गया, बहुत सारा है। ठीक है, कुछ उनमें से हम पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे भी। इसी तरह मर्जिंग की बात करें, सपोज कि जो दो लिस्ट हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी, एक का साइज m है और एक का n है। ठीक है, और वो सिमिलर टाइप ऑफ उसमें एलिमेंट हैं, तो अगर हम उनको क्लब करके ज्वाइन कर दें और एक थर्ड लिस्ट बना दें c। ठीक है, एक ए लिस्ट था, एक बी था, हमने c बना दिया, तो हमने मर्ज करके m+n इसमें एलिमेंट डाल दिए, तो उस प्रोसेस को मर्जिंग कहते हैं। ठीक है, तो होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। कोशिश मैंने की है जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि अगर जब क्लैरिटी होगी तो काफ़ी चीज़ें आप आसानी से तेज़ी से कर पाएंगे। और अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली जो आपका क्वेश्चन है आप उसको समझ पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वैसे अगर आप मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे अगर आप हमारे पुराना वीडियो हम कुछ देखेंगे, जिसमें स्पेशली जो हमने एमसीक्यू सीरीज उस समय चलाई थी जब पिछला लाइस हुआ था, तो आप उसमें से देखेंगे कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम आ गए हैं एग्जाम में। हमने जो भी चूज क्वेश्चंस किए, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हमने लिए वो कुछ सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गए हैं, और कुछ जो उसमें थियोरी हमने डिस्कस की, मतलब हम किसी क्वेश्चन को जो हमने लिया उसके बारे में हम जब समझा रहे थे, जो थ्योरी यूज़ की, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं उस थ्योरी में से। और जो हमने पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ाई है उसमें से भी, उस पोर्शन में से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। अगर आप जाएंगे और पेपर को रख के आप साइड में एक बार वीडियोस देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे हम और इसमें पोर्शन लेकर आएंगे, और भी चीज़ें हम पैरेलली कर रहे हैं जो आपको धीरे धीरे जल्दी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय।